शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे भारत के अपवाह क्षेत्र। भारत के अपवाह क्षेत्र का मैप हम देख रहे थे, तो सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा। हिमालय से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों में इंडस रिवर, सिंधु रिवर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सिंधु नदी और इसकी जो 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि भारत से बहते हुई पाकिस्तान जाती हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। 5वें नंबर की जो सहायक नदी है हमारी, वो है व्यास रिवर। मैप में आप देख रहे हैं अमृतसर। अमृतसर के किनारे से व्यास रिवर होकर के गुजर रही है। ठीक है, ये यहाँ से निकली हुई है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। फिर इस प्रकार से ये आगे बढ़ते हुए एक झील का निर्माण करती, झील में अपना पानी छोड़ती, फिर यहाँ से होते हुए ये सतलुज रिवर में मिल जाती है। फिर सतलुज रिवर आगे जा कर के चिनाब रिवर से मिल जाती है और फिर पंचनद में जा कर के ये जो पूरा ग्रुप है किसके साथ मिलता है, सिंधु नदी के साथ में मिल जाता है। इसकी ब्यास नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर मैप में आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा कि कौन कौन सी नदी किधर से निकली है सहायक नदी। तीर्थन, पार्वती और हुरला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र की यदि हम बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिनाब, ब्यास, सतलुज, इसके अलावा यमुना रिवर, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं। कुल मिलाकर के आप देखोगे चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, 4 नदियाँ तो ये हो गई और 5वीं हो गई यमुना। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं। नदी की जो लंबाई है 470 किलोमीटर है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से ये एक है। इसका ऋग्वेद में एक बार उल्लेख भी किया गया है। इतिहास की यदि हम नाम बात करें तो जो ब्यास रिवर है इसका पुराना नाम था अर्जिकिया, या फिर इसको विपासा के नाम से भी जाना जाता था। कुल्लू में व्यास कुंड से ये निकली है। व्यास कुंड पड़ता है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, रोहतांग दर्रा में। ये कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। मतलब इसके किनारे जो बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। कांगड़ा से मुरथुल के पास पंजाब में ये चले जाती है। मनाली, कुल्लू, बजौरा, औड, पंडोह, मंडी, सुजानपुर, टिहरा, नादौन, देहरा, गोपीपुर इसके प्रमुख तटीय स्थान हैं। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, 260 किलोमीटर की। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 460 किलोमीटर की। इसकी सहायक नदियाँ हम देख चुके हैं कि पार्वती है, नाला, फोजल, सरवरी, सैज इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम महर्षि व्यास के नाम पर रखा गया है। यह प्रदेश की, मतलब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जीवनदायिनी नदियों में गिनी जाती है। सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। व्यास नदी और सतलुज नदी के लिंक से एक विद्युत परियोजना विकसित की गई है। प्रथम यूनिट के अंतर्गत ये पंडोह में 4711 मिलियन क्यूसिक व्यास जल को 1000 फीट नीचे सतलुज नदी में अपवर्तित करती है। इस बिंदु पर देहर विद्युत ग्रह की कैपेसिटी है 990 मेगावाट। इसके बाद टेलरेज जल सतलुज से बहता हुआ भाखड़ा के गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने देखी, कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, जिनसे एक तो पानी की सप्लाई, दूसरा जो यूज़ है इसका वो है बिजली का उत्पादन। इसके अलावा सिंचाई, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ये प्रमुख इसके यूज़ हैं यदि यहाँ पर कोई भी विद्युत परियोजना लगाई गई है तो। जैसे कई सारे बांध बनाए जा सकते हैं, बांध से बिजली पैदा की जा सकती है। यदि हम परियोजनाओं के नाम के बारे में देखें तो बस्सी परियोजना, गज परियोजना, बिनवा परियोजना, लारजी परियोजना, मलाड़ा परियोजना, सानन परियोजना, उहुल सेंज परियोजना, पार्वती परियोजना, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि व्यास नदी और इसकी सहायक नदियों में चलाई जा रही हैं। कौन कौन से शहर हैं महत्वपूर्ण जो कि इस नदी के किनारे बसे हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं।
तो इस प्रकार से भूगोल में ये ब्यास रिवर के बारे में हमारी कंप्लीट जानकारी हो गई है। इसके बाद पीआईबी की हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं। तो पीआईबी की जो पहली न्यूज़ आई है वो जिम्बाब्वे और भारत के रिलेशन को बताती है। जिम्बाब्वे की तरफ से जो संसद की तरफ से लोग आए थे, जिम्बाब्वे की संसद की तरफ से जो लोग आए थे, प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है हमारे देश। जिम्बाब्वे की संसद के स्पीकर एडवोकेट जैकब फ्रांसिस जिदा मिलोमो मुंडेडा लीड कर रहे थे अपने प्रतिनिधिमंडल को। ये एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी थी। देखिए, हमारी तरफ से हमें यहाँ से ये जानकारी निकलती है कि जिम्बाब्वे में भारतीय मूल के लगभग 9,000 लोग रहते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग वहाँ पर भी रह रहे हैं। राष्ट्रपति को जानकर ये भी प्रसन्नता हुई कि जिम्बाब्वे के साथ भारत के जो ट्रेड रिलेशन है अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच लगभग 200 मिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। भारतीय कंपनियों ने जिम्बाब्वे में लगभग 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को 5 लोन की सुविधाएं, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करी हैं और एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, मतलब जो व्यावसायिक है, व्यवसाय से रिलेटेड ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाती है। इसके साथ साथ में भारत की आईटीसी और आईसीसीआर छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप जिम्बाब्वे के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपने बायलैटरल सहयोग को बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करना चाहिए। भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा मजबूत और जीवंत लोकतंत्र ज़मीनी लेवल से जिसकी शुरुआत होती है और रियल में ये हमारे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भारत और जिम्बाब्वे के रिलेशन यहाँ पर बताए गए हैं कि ट्रेड कितना होता है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से किया गया है, इसके साथ साथ में कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिम्बाब्वे में रह रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं हमारे देश की तरफ से जिम्बाब्वे को प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ जो आई है वो है संसद के शीतकालीन सत्र से रिलेटेड। पार्लियामेंट का जो सेशन है उससे संबंधित ये न्यूज़ आई है। प्रधानमंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में राज्यसभा को संबोधित किया है। पार्लियामेंट के सेशन की यदि हम बात करें तो पार्लियामेंट के सेशन से संबंधित जानकारी संविधान के आर्टिकल 85 में दी गई है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा लिया जाता है। इसके लिए भी एक समिति बनाई गई है और निर्णय डिसीजन वही लेती है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं बनाया गया है। संसद के एक साल में 3 सत्र निर्धारित किए गए हैं। सबसे लंबा होता है बजट सत्र, जिसको हम पहला सत्र भी बोलते हैं। जनवरी के अंत में ये चालू होता है और अप्रैल के अंत में यानी मई के पहले तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश भी रहता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा भी कर सकें। दूसरे नंबर में आ जाता है 3 सप्ताह का मानसून सत्र। सबसे पहले पहला सत्र हो गया आपका जनवरी से लेकर के अप्रैल के अंत तक, जनवरी से लेकर के अप्रैल। फिर आता है 3 सप्ताह का मानसून सत्र जो आमतौर पर जुलाई में चालू होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। जुलाई में चालू होगा और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। शीतकालीन सत्र मतलब तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से लेकर के दिसंबर तक किया जाता है। तो संसद को सबसे पहले आहूत किया जाता है, मतलब समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। सत्र को आहूत करने के लिए, सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को टाइम टाइम पर सम्मन जारी करता है, लोकसभा को, राज्यसभा को। लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच का जो गैप है, संसद के प्रत्येक सदन को टाइम टाइम पर बुलाया जाता है। लेकिन संसद के दोनों सत्रों के मध्य, मतलब ठंडी, गर्मी और बारिश के बीच में जो तीनों बैठकें हो रही हैं उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। संसद को कम से कम साल में 2 बार तो
मिलना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, कोरम। स्थगन किसको कहेंगे? संसद की बैठक को स्थगन या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्र, सत्रवसान या विघटन। तो इसको कैसे करके लोकसभा के मामले में इसको विघटन कर दिया जाता है, सत्रावसान करके अनिश्चित काल के लिए हम इसको समाप्त कर। जैसे कि अभी किसी मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, तो क्या अनिश्चित काल के लिए इसको रोक दिया जाता है बैठक को। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ टाइम के लिए, जो कि कुछ घंटे, दिन या फिर सप्ताह का हो सकता है, के लिए निलंबित कर दिया जाता है। वहीं जो सत्रावसान होता है, इसमें अभी जैसे कि शीतकालीन सत्र चलेगा, पता चला 2 दिन काम हुआ और उसके बाद पूरा ही उसको ठप्प कर दिया गया, मतलब शीतकालीन सत्र को ही खत्म कर देना, तो उसको हम बोलते हैं सत्रावसान। इसमें सत्र खत्म हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम प्रोरोगेशन कहते हैं। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त कर दिया जाता है, और ये कार्रवाई होती है राष्ट्रपति के द्वारा। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का समाप्त होना, ना कि विघटन, क्योंकि लोकसभा के मामले में राज्यसभा भंग नहीं होती है, लोकसभा का ही विघटन होता है। फिर बात करें यदि हम कोरम की, तो कोरम किसको कहेंगे? कोई भी काम करना है तो हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, उसको हम कोरम बोलते हैं। कोरम, जिसको गणपूर्ति हिंदी में कहते हैं, सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी, सामने जो अधिकारी बैठा रहता है ना वहाँ पर ऊंची सी टेबल में, जिसको अध्यक्ष या फिर सभापति बोलते हैं, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से भी कम 55 सदस्य चाहिए और राज्यसभा में कम से भी कम 25 सदस्य होना चाहिए, तब जाके वहाँ पर कामकाज चालू होता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ट्राई से संबंधित। इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी मतलब जैसे कि बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, उस टाइम में यदि जो मैसेज भेजे जाते हैं उन मैसेजों में राहत होनी चाहिए, मतलब कि लोग फ्री में मैसेज कर पाएँ, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। तो इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है ट्राई। ये सब चीज़ें हैं नेटवर्किंग वाली, आइडिया, वोडाफोन, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ट्राई को बनाया गया है। तो इसी ने इमरजेंसी मैसेज की दरें तय की हैं और ये कहा है कि यदि कोई आपदा आता है, डिजास्टर आता है, तो उस टाइम में कंपनियों को फ्री एसएमएस देने होंगे। किसी भी सरकारी एजेंसी, एनईसी जैसे कि एनएसी, एनसीएमसी, एसईसी या फिर नोडल एजेंसियों द्वारा आग्रह पर, यदि ये लोग कहते हैं कि हमें जो है फ्री एसएमएस चाहिए, तो इनके आग्रह पर फ्री एसएमएस देना पड़ेगा कंपनियों को। अगर वो आपदा एक्ट के तहत नोटिफाई नहीं है तो उसके लिए कंपनियों को 2 पैसे प्रति मैसेज का चार्ज मिलेगा। मतलब यदि आपदा एक्ट के अंतर्गत यदि वो लोग नोटिफाई नहीं हैं तब पैसा आप ले सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपदा के समय किया जाने वाला मैसेज की दरें तय कर दिया है। किसी भी सरकारी एजेंसी या फिर नोडल एजेंसी आग्रह करती हैं तो फिर एसएमएस फ्री देना होगा। अगर वो आपदा एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई नहीं है तब फिर आप चार्ज ले सकते हैं। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आपदा और गैर आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल CAP प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एसएमएस प्रसारित किए जा रहे हैं सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ टेलीकॉम आदेश मतलब 69वां संशोधन प्रस्तुत किया है, 2022 को जारी किया है। तो फ्री एसएमएस भेजने की मंजूरी, दूरसंचार विभाग जिसको हम DOT कहते हैं, इसने ट्राई से आपदा और गैर आपदाओं के दौरान CAP प्लेटफॉर्म के जरिए TSP द्वारा प्रसारित किए जाने वाले एसएमएस, इसके साथ साथ में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट या फिर संदेश के लिए टैरिफ प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। DOT केवल एसएमएस सेल ब्रॉडकास्टर को किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा आग्रह पर फ्री एसएमएस देने की मंजूरी देता है।
तो हालांकि ऐसे मौके भी आते हैं जब सरकार जनता को संभावित आपदा या फिर ऐसे अवसरों के बारे में चेतावनी संदेश भेजना चाहती है। जैसे कि कहीं पर भूकंप आ गया तो सरकार कुछ ना कुछ तो अलर्ट भेजेगी, जहां जनता को राहत पहुंचाना है, वैक्सीन पहुंचाना है, मेडिकल कैंप आयोजित करना है, विशिष्ट कानून और व्यवस्था संबंधी स्थितियों जैसे विशेष योजनाओं के बारे में सूचित करना होता। तो ऐसे टाइम में ये जो नियम कानून आने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे द हिंदू की पहली खबर आरबीआई से संबंधित। आरबीआई ने क्या कम कर दिया है, स्लो ऑन रेट्स कर दिया है, लिमिट्स इंक्रीज टू 30 पॉइंट बेसिक पॉइंट। अब वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन चल रहा है। इसी के चलते चलते इंडिया की जो ग्रोथ है 6.8%, पहले कितनी हम बोल रहे थे, 7% बोल रहे थे प्रोजेक्टेड अर्लियर। ऐसा कहना है सेंट्रल बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का। बट उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन है इज़ ओवर फॉर द कंट्री, लेकिन हमारे देश में इन्फ्लेशन का भी असर बहुत चल रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे के दिन राइज कर दिया है पॉलिसी रेपो रेट को 35 बेसिक पॉइंट। कितनी हो गई है, 6.25% हो गई है। डाउन शिफ्टिंग गियर्स फ्रॉम कंजिगेटिव इंक्रीज ऑफ 50 बेसिक पॉइंट्स एंड स्केल डाउन जीडीपी ग्रोथ होप्स फॉर द ईयर टू 6.8% फ्रॉम 7%। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में इंक्रीज यदि किया जा रहा है तो इससे क्या होगा। सबसे पहले तो आपको रेपो रेट समझना पड़ेगा। रेपो रेट ऐसी इंटरेस्ट रेट होती है जिसको चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा फ्रॉम कमेरिकल बैंक। यदि मैं एसबीआई चलाता हूँ, एसबीआई का मैं हेड हूँ, मुझे तुरंत के लिए पैसा चाहिए कि मुझे अपने ग्राहकों को लोन देना है। उस टाइम में तुरंत अब मैं कहाँ से जुगाड़ करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुरंत आरबीआई के पास जाऊँगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लूँगा। अब इस दौरान आरबीआई ने मुझसे जो ब्याज दर लगाई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आरबीआई ने मुझे कहा है कि मैं 8% ब्याज पर आपको पैसे दे देता हूँ, मैं अपने ग्राहक को 11% ब्याज पर दे दूंगा। तो आरबीआई जिस रेट से मेरे से ब्याज वसूलेगा उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। इसका ठीक विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है, बैंक अपने पास का जो मनी होता है आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई क्या काम करता है, उनको फिर ब्याज देता है। तो जाहिर सी बात है आरबीआई को पैसे कमाना है, तो जो एसबीआई है, एसबीआई जब पैसा जमा करेगा तो उससे इंटरेस्ट कम लेगा, और जब उधार देना रहेगा तो अपन जितने में ले रहे हैं उससे ज़्यादा वो उधार देगा। ये अंतर रहता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। तो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कंटिन्यू बनी हुई है। तो आरबीआई क्या काम करता है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में मनी की सप्लाई का बढ़ जाना। जब भी आप आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में देखते हो, जब भी आप इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखते हो तो एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन का मतलब केवल और केवल महंगाई अकेला नहीं होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई है। तो मनी की सप्लाई बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या काम करेगा आरबीआई, रेपो रेट को बढ़ा देगा। जब रेपो रेट बढ़ाएगा इसका मतलब ये हो गया, बैंक जब आरबीआई के पास गया तो 8 की बजाय वो 9% में लोन दे रहा है। जब मुझे 9% में लोन मिला है तो मैंने जिन जिन को भी लोन बांटा हूँ या फिर मैं जिनको अभी लोन दूंगा जिन लोगों को, तो उनसे मैं ज़्यादा वसूलूंगा। जिनकी मंथली ईएमआई चल रही है उनकी जो ईएमआई है 7,000 की जगह 7,500 हो जाएगी। ये फ़र्क पड़ता है रेपो रेट यदि आरबीआई बढ़ाता है तो मार्केट से मनी खींचने के लिए, जैसे कि हम लोग किस्त तो पटा ही रहे हैं, 7,000 किस्त पड़ती थी, अब हमें 7,500 पटाना पड़ रहा, मतलब हमारे जेब का जो पैसा रखा हुआ है वो खाली होते जाता है। इस प्रकार से आरबीआई का काम करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। मतलब आपसे भले ही वो ब्याज दर ज़्यादा वसूल रहा है, लेकिन आरबीआई कह रहा है कि हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हम देख रहे हैं एनजेएसी से संबंधित। ठीक है, एनजेएसी काफ़ी चर्चा में रहा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015।
तो कोई भी देश की सरकार हो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि हम अपनी मनमानी करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने जेब में लेकर के चलने की कोशिश करती हैं किसी भी देश की सरकारें। वो चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हिसाब से ही डिसीजन ले, मतलब सुप्रीम कोर्ट को फ्री तरीके से काम नहीं करना देती हैं। सबसे पहला जो हमला होता है किसी भी देश की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट पर ही होता है। इसी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से कोई कसर छोड़ी गई हो, भारत सरकार की तरफ से लाया गया था एनजेएसी। हमारे देश में जो कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, जब संविधान लिखा जा रहा था उस टाइम में ही ये निर्धारित हो गया था कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट को फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने देना है, वो उसके बीच में कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए। इसीलिए उस टाइम में जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। फिर बाद में जजों का जो ग्रुप रहा था उसमें कम ज़्यादा संख्या होती रही, लेकिन वो जो जज को नियुक्त करते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है वो हमेशा बरकरार रहा। आगे चल कर के जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट थी और बहुत आसानी से वो एनजेएसी कानून लेकर के आ गई कि नहीं, अब हम कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, सीजीआई बैठता है और उसके साथ साथ में 4 सीनियर मोस्ट सीजीआई बैठते हैं और एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। ये ग्रुप ही निर्धारित करेगा कि जज की नियुक्ति कैसे होगी, किन को जज बनाना है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है जजों का ट्रांसफ़र, ये भी कौन निर्धारित करता है, यही कॉलेजियम सिस्टम निर्धारित करता है। तो इसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि किसको आप जज बनाएंगे या फिर किसको सीजीआई बनाना। इसके साथ साथ में किसी जज का ट्रांसफ़र करना है तो भी ये काम ये बेंच ही करती है। ये इफ़ेक्ट में है कब से, सिंस 1993 से ही है। ये सिस्टम को रिफ़र किया जाता है एज जजेस सिलेक्टिंग जजेस इज़ नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बट वाज क्रिएटेड बाय 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1990 के दशक में ही ये डिसीजन आया था। वहीं यदि हम एनजेएसी की बात कर लें तो ये एक ऐसी बॉडी थी जो कि रिप्लेस कर देती कॉलेजियम सिस्टम को जज के अपॉइंटमेंट को लेकर के। इसमें 6 लोग मिलकर के ये एनजेएसी की बॉडी बना रहे थे। पहले नंबर पे सीजीआई बैठता था, इसके साथ साथ में 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते थे। तीसरे नंबर में लॉ मिनिस्टर बैठता था। चौथे नंबर में 2 एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट पर्सन मतलब इनको नॉमिनेट किया जाएगा 3 साल के लिए बाय चीफ जस्टिस, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। तो कॉलेजियम सिस्टम का तो क्रिटिसिज्म किया ही जाता है सरकार के द्वारा कि देखो ये जज जो है जज की नियुक्ति कर रहे हैं, अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार वालों को ही नियुक्त कर देते हैं, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। इट वॉज क्रिटिसाइज ऑन ग्राउंड दैट इट क्रिएटेड ए गिव एंड टेक कल्चर। एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली कल्चर पर ये चलता आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका आलोचना किया जाता। वहीं यदि हम एनजेएसी की बात करें, एनजेएसी को 2016 में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट 2015 में ख़त्म कर दिया था। 16 अक्टूबर 2015 को इसको ख़त्म कर दिया था। इसलिए ख़त्म कर दिया था क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम करता है। इसी के चलते चलते इसको समाप्त कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अभी तक 5 बेंच ने सुनवाई करी, तो आप ज़्यादा बेंच बना लो, 5 की जगह 7 बना लो, 7 की जगह 9 बना लो। लेकिन केंद्र सरकार की ये जो याचिका थी, इसको लार्जर बेंच को रेफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। बेंच का कहना था इट वाज विलिंग टू टेक सजेशन टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम, पोस्टेड हियरिंग फॉर 3 नवंबर। तो अभी हाल ही में हम ये देख रहे हैं कि अभी जो सीजीआई आए हैं वो चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, उसमें भी पारदर्शिता होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर गलत आरोप ना लगा सके। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है, क्या फिर से एनजेएसी जैसी बॉडी का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तमिलनाडु से संबंधित। कौंडिन्या सेंचुरी में हमें मैसिव शिफ्ट देखने को मिला है। ठीक है,
क्योंकि जितनी जो फीमेल का झुंड है ना तमिलनाडु से वो एंटर कर गया है चित्तौड़ में। मतलब यहाँ पर आप देखोगे मेल और फीमेल की जो संख्या है उसके अनुपात में किस प्रकार से गड़बड़ी आ रही है। 18 मेंबर्स का झुंड है फीमेल एलिफेंट्स का। कहाँ? फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ गुडियाट्टम एंड परनामबट्टू, तमिलनाडु का ये एरिया है। करेंटली मूव कर रहा है कहाँ से? कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन से। कहाँ? तमिलनाडु, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। ये जा रहे हैं मीटिंग के लिए, ठीक है, मेल हाथियों से मिलन के लिए ये मूव कर रहे हैं। द हर्ड इज accompanied बाई 4 calf, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अंडर द एज ऑफ 3 साल से छोटी उम्र के हथनियों के बच्चे भी हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल ने कहा है ये एक यूनिक फेनामोनन है टू सी सच ए लार्ज फीमेल हर्ड क्रॉस इनटू द सेंचुरी। इस प्रकार का ये किस प्रकार का फेनामेनन है? एक यूनिक फेनामेनन है जो कि लार्ज फीमेल का हर्ड है क्रॉस किया है कहाँ पर? सेंचुरी में। अब आप ये देखिए ये जो झुंड है विथ इट्स हैबिटाट स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुडियाट्टम टू मदुमलाई एंड द अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुडियाट्टम से लेकर के मदुमलाई एंड अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। क्रॉस्ड इनटू चित्तूर डिस्ट्रिक्ट इन नियरली हावर्स ऑफ ट्यूसडे। अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट कुड नॉट नेगोशिएट द सोलर फेंसिंग, सोलर फेंसिंग को ये नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। द हर्ड टुक ए डिटोर इनटू पालमनेर रेंज क्रॉसिंग बिजी गुडियाट्टम रोड। एक अच्छी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जो सीनियर के फॉरेस्ट वाचर्स हैं, इसके साथ साथ में जो बूढ़े बूढ़े किसान लोग हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया है ये जो हर्ड है, ये जो झुंड है हथनियों का, इनका ये ट्रबल फ्री बिहेवियर है। मतलब किसी को इन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। ये एक क्लियर सिग्नेचर है कि एलिफेंट्स वर इन सर्च ऑफ मीट्स। इसका मतलब ये हो गया है वो मिलन के लिए सर्चिंग में चल रहे हैं। आफ्टर स्टेइंग पुट इन सेंचुरी फॉर ए मंथ और 2, 1 महीना 2 महीना ये बिताते हैं इस सेंचुरी में। एंड हर्ड विल अगेन मूव टू देयर रेगुलर हैबिटाट। इसके बाद कहाँ चले जाएंगे? अपने नेचुरल हैबिटाट में ये चले जाएंगे। और ये हैपन होता है बहुत ही रेयरली, बहुत कम घटित ये घटना होती है। ये काफ़ी वेलकम सिग्नेचर है कौंडिन्या सेंचुरी का, क्योंकि ये जो है जंबो रोमांस के लिए एक स्वर्ग बन गया है, ऐसा सीनियर एलिफेंट ट्रैकर का कहना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पालमनेर नईम अली का, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये क्या है ना, ये जो झुंड है इसमें ज़्यादातर फीमेल है और इसमें 4 काल्व्स भी शामिल हैं। वहीं यदि हम बात करें कौंडिन्या सेंचुरी में ज़्यादातर मेल हाथी हैं। अब बाहर से हथनियाँ यहाँ पर मिलन के लिए आती हैं, ये घटना यहाँ पर घटित हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 40 टस्कर्स हैं, मतलब मेल हाथी हैं, और नगण्य रूप से देखा जाए तो फीमेल है, निग्लेबल। ओनली फीमेल एलिफेंट्स मूव इन लार्ज हर्ड। आप ये देखोगे ये जो फीमेल एलिफेंट हैं होते हैं ना, वो हमेशा बड़े ग्रुप में चलते हैं, जबकि ये जो टस्कर्स होते हैं ये एक छोटे हर्ड्स का निर्माण करते हैं या फिर मूव करते हैं एज ए लॉनर्स अकेले। तो हम जो है काफ़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये जो ऑल फीमेल हर्ड हैं फ्रॉम तमिलनाडु फॉरेस्ट रीच इन कौंडिन्या सेंचुरी फॉर मेटिंग। तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जाता है। अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो देखेंगे मनोहर देवदास से संबंधित। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट और राइटर मनोहर देवदास की डेथ हो गई है। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। ये कला आर्टिस्ट के साथ साथ में राइटर भी रहे थे मनोहर देवदास। देखिए, प्रसिद्ध कलाकार और लेखक मनोहर देवदास का बुधवार तड़के चेन्नई में उनके संथोम निवास पर निधन हो गया है।
85 साल की इनकी उम्र थी। उनकी एक बेटी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। वहीं यदि हम बात करें इंटेक की आर्किटेक्ट सुजाता शंकर, जो इनको जानती हैं, जैसा कि उनके दोस्त 1980 के दशक से उन्हें प्यार से बुलाते थे। उन्होंने ये कहा है कि उनसे हाल ही में मंगलवार को शाम में मुलाकात हुई थी और वह उस समय काफ़ी खुश और प्रफुल्लित थे। मिस्टर देवदास ने रिटर्न किया है, लिखा है सेवरल बुक्स एंड इलस्ट्रेटेड देम, और उनका पब्लिकेशन भी, मतलब उनको चित्रण भी किया है। फिर 1982 में उन्होंने राइटिंग, अपनी बुक है, क्या नाम है, ग्रीनवेल ईयर्स की, को लिखना चालू किया था। अबाउट हिज चाइल्डहुड इन मदुरई, लगभग जब वो बचपन में ही बच्चे थे तभी से ही उन्होंने मदुरई में लिखना चालू कर दिया था। इट टुक हिम ओवर ए डिकेड टू राइट द बुक एंड कंप्लीट द आर्ट वर्क। इनको लगभग 10 साल लग गए थे इस काम को पूरा करने में। इसके बाद फ्रॉम एन आर्टिस्ट परस्पेक्टिव एंड मल्टीपल फेसेट ऑफ मदुरई, इसके बारे में उन्होंने भी कुछ लिखने का काम चालू किया। तो फिर 1982 में उन्होंने मदुरई में अपने बचपन के बारे में अपनी किताब ग्रीनवेल ईयर्स लिखना चालू करा था। इस पुस्तक लिखने और कलाकृति को पूरा करने के लिए उनको 1 दशक से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। इसके बाद उन्होंने फ्रॉम एन आर्टिस्ट परस्पेक्टिव एंड मल्टीपल फैक्ट्स ऑफ माय मदुरई को दुनिया के सामने लाया था। ए पोएम टू करेज, ड्रीम्स, सीजन्स एंड प्रोमिसेस, एस्केल एंड माहे एंड मानो, challenges, resilience and trumps are works about his life with his wife. इनकी जो लास्ट बुक थी मद्रास इंक्ड, इम्प्रेशन ऑफ एन आर्टिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट, इसमें को ऑथर्ड रहे थे सुजाता शंकर, मतलब मिलकर के इन्होंने काम किया था। इसके साथ साथ में इनकी जो ड्राइंग रही थी काफ़ी जटिल मानी जाती थी। चेन्नई और मदुरई में इमारतों और दृश्यों की उनकी जटिल स्याही चित्र उन लोगों द्वारा कीमती हैं जिनके पास ये है, जिनने भी इनको खरीदा है, जिनके भी पास ये स्मृति के रूप में मौजूद है। यहाँ पर इतिहासकार का कहना है कि 30 साल की उम्र से ही एक बिना चेंज होने वाली अपक्षीय आँख की स्थिति, रेटिनाइज पिगमेंटेशन से वो जूझ रहे थे, मतलब आँख की प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे, और तब तक उन्हें दृष्टि अनुमति दे रही है तब तक वो काम करते रहे केमिकल इंजीनियर के रूप में। तो उनकी कोई बीमारी का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया। पद्मश्री से इनको अवार्ड किया गया था। मिस्टर देवदास हेल्ड फ्रॉम मदुरई एंड लव्ड दैट सिटी एज मच एज ही डिड चेन्नई। चेन्नई और मदुरई दोनों को ही ये काफ़ी प्यार करते थे। इनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया था। बताया जा रहा है कि देखिए 1972 में इनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और गर्दन के नीचे इनको लकवा मार गया। 30 सालों तक देवदास ने उनकी देखभाल की जब तक उनका निधन नहीं हो गया, मतलब 2008 में उनकी डेथ हुई थी। और लास्ट में बताया जा रहा है कि इनकी जो दृष्टि है ना पूरी तरह से खो गई थी। वो और उनकी पत्नी हर साल अपने चित्रों के साथ हजारों ग्रीटिंग कार्ड लाते थे जिसकी बिक्री आय के दान में जाती थी। तो इस प्रकार से ये तो थे मनोहर देवदास, आर्टिस्ट और राइटर। इनकी कौन कौन सी फेमस बुकें हैं? ये ग्रीनवेल ईयर्स इनकी पहली है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम हमें याद रखना है। इसके बाद कौन सी किताब ये लेकर के आए थे? फ्रॉम एन आर्टिस्ट परस्पेक्टिव एंड मल्टीपल फेसेट ऑफ माई मदुरई। फिर इनकी पत्नी कौन थी, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर के निकल के सामने आते हैं। इसके बाद यदि हम एडिटोरियल वाले पेज में चलें तो बिमस्टेक से संबंधित ये आर्टिकल लिखा है, बिमस्टेक एज की टू न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर में कैसे करके बिमस्टेक एक की का रोल अदा कर सकता है, यहाँ पर आर्टिकल छापा गया है। 8 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं सार्क के चार्टर डे के रूप में, ठीक है। तो इट वाज ऑन दिस डे 37 ईयर्स एगो
इसी दिन मतलब आज से 37 साल पहले साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्थापित किया गया था किसके द्वारा, बांग्लादेश, इसके बाद भूटान, फिर मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ताकि प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ एशिया में, साउथ एशियन कंट्रीज में। इसके बाद में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान भी इसमें जुड़ जाता है। फिर भी यदि देखा जाए ना तो सार्क हैज़ फेल्ड ऑब्जेक्टली इन एक्म्प्लिसिंग मोस्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। कहा जा रहा है कि सार्क जो है फेल हो गया है अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें मोस्टली। साउथ एशिया कंटिन्यू टू बी एक्सट्रीमली पुअर, क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं कंटिन्यू आप देखोगे गरीबी में अभी भी पड़े हुए ही हैं। इसके साथ में बहुत ही कम इंटीग्रेट हो पाई हैं रीजन के साथ में वर्ल्ड के। इंट्रा रीजनल ट्रेड के बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें साउथ एशिया में तो बहुत ही कम है यदि हम कंपेयर करते हैं अदर रीजन्स सच एस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड सब सहारन अफ्रीकन। इनके साथ में उतने अच्छे से ना तो ट्रेड हो पा रहा है, ना तो हमारे साउथ एशिया में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ पाया है। तो फिर ये जो ग्रुप बनाए गए किसी काम का भी नहीं है। इसके साथ साथ में आप ये देखोगे कि पाकिस्तान की यदि हम बात करें, पाकिस्तान का जो कहना चाहिए रवैया है, सार्क के भीतर एक हमेशा से ही बाधावादी रवैया को अपनाया है। वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते रहा है, जैसे कि वो ब्लॉक कर देता है सेवरल वाइटल इनिशिएटिव, कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जैसे कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एम्ड एट बोलिस्टरिंग रीजनल कनेक्टिविटी। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो कि इस क्षेत्र में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता, ये सारी चीज़ों को वो ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना जो रिलेशन है वो हमेशा से ही खराब रहे हैं। यदि हम 2014 से बात करें, नो सार्क समिट हैज़ टेकन प्लेस लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन रूडरलेस एंड प्रैक्टिकली डेड। 2014 से ही आप देखोगे सार्क समिट का आयोजन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है आपने सार्क को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है और प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये डेड हो गया है। अब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं, उसका क्या महत्व है, मतलब क्षेत्रवाद की यदि हम बात करें तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो फिर सार्क के बारे में चिंता क्यों करें। देखिए, दक्षिण एशिया जो कि भारत का नेबरहुड माना जाता है, इंडिया की यदि हम नेबरहुड की बात करें, मतलब कि हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की जो कि भारत का पड़ोसी एरिया है। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हमेशा से ही अपने पड़ोसी एरिया को महत्व देते आया है। ये वर्तमान सरकार की जो पड़ोसी पहले की नीति में सबसे बढ़िया है, क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है वो किस बात पर फोकस करती है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए वो फर्स्ट में है। सार्क इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ ए पैन साउथ एशिया रीच। सार्क एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरा जो साउथ एशिया है वहाँ तक पहुँच हो सकती है। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया इसका फ़ायदा भी उठा सकता है अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस पूरे रीजन में। लेकिन पिछले कुछ ईयर से क्या हो रहा है, इंडिया हमेशा से ही देख रहा है पाकिस्तान के रिलेशन, सार्क को पाकिस्तान के लेंस के साथ में। इसीलिए क्या हो रहा है ना कि सार्क अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब होते ही जा रहे हैं। तो हमेशा ऐसा करता है कि पाकिस्तान को हमें एकदम पाकिस्तान के लेंस से ही हम सार्क को देख रहे हैं, बाकी कोई बात को तो हम देख ही नहीं रहे हैं। यदि ये जो सार्क संगठन है ये वीक हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया हाइटेंड इनस्टेबिलिटी इन अदर प्रॉमिसिंग रीजनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे रीजनल इंस्टीट्यूशन है वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, सच एज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी विच इज़ क्रिटिकल टू बटरेसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर इन द रीजन। तो इस प्रकार जो हम यूनिवर्सिटी स्थापित करें हैं उनका भी महत्व कम हो जाएगा और फिर हमारी भी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी।
इसीलिए बिमस्टेक को कमज़ोर नहीं, हमें मजबूत बनाना है। एक नया नैरेटिव ये है कि ये जो साउथ एशिया में इंडिया सक्सेसफुली यूज़ कर सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ बायलैटरलिज्म ओवर रीजनलिज्म टू परस्यू इट्स इंटरेस्ट। आप अपने क्षेत्र को उतना महत्व मत दीजिए, आप जो है बायलैटरलिज्म का को ज़्यादा महत्व दीजिए। जबकि जो बायलैटरलिज्म है, द्विपक्षीय व्यापार है, द्विपक्षीय जो समझौते हैं, अनडाउटफुली इम्पोर्टेंट, ये इनको हम जो है बेस्ट तरीके से कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता रीजनल और मल्टीपल इफोर्ट्स को। अब जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, इसने इमेंस सक्सेस लेकर के आया है इन अदर पार्ट्स सच एस ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि क्षेत्रवाद के चलते ही ईस्ट एशिया और अफ्रीका का विकास हो पाया है। यदि हम आसियान की स्पेक्टुलर सक्सेस को देखते हैं रीजनल इंटीग्रेशन में, इंटरनेशनल लॉयर जूलियन चेस एंड पाशा एल हाइस हैव डेवलप्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए न्यू रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये दो इनके नाम बताए जाते हैं। इन्होंने बताया है कि देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर के आए हैं, ए न्यू रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर को, ए प्रोसेस थ्रू विच डेवलपिंग कंट्रीज सर्च फॉर ए ट्रेड डेवलपमेंट मॉडल। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से डेवलपिंग कंट्री सर्च करते हैं ट्रेड डेवलपमेंट मॉडल को बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें क्या ध्यान रखा जाता है? इंक्रीमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। और ये अलग होता है फ्रॉम नियो लिबरल मॉडल से लेड डाउन बाय वाशिंगटन कॉन्सेंसस। ऐसा इन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। वहीं यदि हम बात करें कि बिमस्टेक क्या प्रॉमिस करता है, चूँकि दक्षिण एशिया क्षेत्रवाद का खंडन नहीं कर सकता है, सार्क में राजनीतिक ऊर्जा का संचार करके इसके जो दिनांकित चार्टर को हमें नया करना होगा और आगे बढ़ने का एक नया तरीका होगा। तो जो चार्टर होते हैं, इसके क्या क्या नियम कानून है, सारे नियम कानून का लेखा जोखा इसके चार्टर में होता है। देखिए, हालांकि वर्तमान परिदृश्य में हम ये जो बात कह रहे हैं, ये बहुत एक आदर्श वाली है, मॉडल वाली बात है। इसलिए अगला सबसे अच्छा परिदृश्य 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, मतलब बिमस्टेक जैसे अन्य क्षेत्रीय उपकरणों को देखना है। बिमस्टेक में शामिल है 5 साउथ एशियन नेशन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका। इसके साथ में 2 एशियन कंट्रीज भी इसमें जाती, म्यांमार एंड थाईलैंड। इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान बिमस्टेक का मेंबर नहीं है। यदि हम रिसेंट ईयर की बात करें, इंडिया सीम्स टू हैव मूव इट्स डिप्लोमेटिक एनर्जी अवे फ्रॉम सार्क टू बिमस्टेक। तो इंडिया ने अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? सार्क से बिमस्टेक में स्थानांतरित कर दिया है। अब इसका रिजल्ट कहाँ पर आया? बिमस्टेक में 25 साल के बाद में फाइनली एडॉप्ट कर दिया गया था इसके चार्टर को अर्लियर दिस ईयर, इस साल के पहले। द बिमस्टेक चार्टर इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन सार्क चार्टर। बिमस्टेक का चार्टर सार्क के चार्टर से कहीं अच्छा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि हम बात करें सार्क के चार्टर की, आर्टिकल 6 ऑफ द बिमस्टेक क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू ग्रिप, दिस पेव द वे फॉर द एडमिशन ऑफ कंट्रीज सच एस मालदीव। मालदीव जैसे कंट्री भी बिमस्टेक का हिस्सा हो सकते हैं। ये इसमें अच्छी बात है कि नए मेंबर के लिए इसने रास्ता खोल दिया है। अब देखिए, इस प्रकार से देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट के नॉट विथस्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसके बावजूद भी बिमस्टेक का जो चार्टर है टू बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक एकता को हमें बढ़ावा देना है। इसमें शामिल नहीं है फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन स्कीम, किसका? स्कीम ऑफ काइंड प्रेजेंट इन द आसियन चार्टर। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन स्कीम को इसमें नहीं लाया गया है आसियन चार्टर में। दिस फ्लेक्सिबल स्कीम आल्सो नोन एज आसियन -X फार्मूला, ये अलाउ करता है या फिर मोर आसियन मेंबर्स को
कि आप इनिशिएट करिए नेगोशिएशन इकोनॉमिक कमिटमेंट के ऊपर। इस प्रकार से कोई भी कंट्री एंजॉय नहीं करती है वीटो